दोस्तों, मैं शिवाजी सर हिंदी सीखे चैनल के माध्यम से आप सभी का नमस्कार और स्वागत करता हूं। आज इससे पहले 2 दिन आप विज्ञान कोशिका के बारे में पढ़े और आज का जो टॉपिक होगा, तमाम लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर जी संविधान भी चलाइए। तो आज का जो टॉपिक होगा संविधान से होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक, तो आज बिल्कुल आप कापी पेन उठा लीजिए, 1 मिनट भी कहीं इधर उधर मत जाइए, पूरे अंत तक बने रहिए, क्योंकि फिल्म का रस तभी अच्छा लगता है और फिल्म कभी तभी समझ में आती है जब आप अपनी आँखों को उस फिल्म के कहानी में डुबोए रखते हैं। ठीक, तो आज का जो टॉपिक होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो संविधान के भाग 4 से लिया गया। कितने से लिया गया है? भाग 4 से। बिल्कुल, इससे पहले मैंने भाग 1, भाग 2, भाग 3 और आज का टॉपिक है वो संविधान के भाग 4 से। भाग 1 में आपने पढ़ा था भारत राज्यों का संघ है, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मूल अधिकार। यदि आप इससे अगर आज तक वीडियो नहीं देखे हो तो पीछे जाकर आप सारी वीडियो को देख लें, ताकि आपका एक कंसेप्ट बन जाएगा और बेहतर तरीके से मैं संविधान को बाई कंसेप्ट के साथ बिल्कुल आसान भाषा में आपके भाषा में समझाने का कार्य कर रहा हूं। ठीक, तो आज का जो टॉपिक होगा भाग 4 से होगा। ठीक, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक है, यानी अनुच्छेद 36 से 51 तक भाग 4 का वर्णन है। ठीक, जो भाग 4 में क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कहाँ से लिया गया, तो आपको जरूर याद होगा, मैंने बताया था आयरलैंड, यानी आयरलैंड से लिया गया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक, आगे आते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते क्या है। सबसे बड़ी बात होगी, आपके अंदर एक सवाल उठ रहा होगा कि भाई आप पढ़ाने जा रहे हैं और इसके बारे में नहीं बताए। तो मैं बताना चाहूँगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मतलब ये होता है कि राज्य सरकार के द्वारा जन कल्याणकारी या समाज के लिए जो कार्य किया जाता है, रोजगार दिया जाता है, योजना लॉन्च किया जाता है, जो भी चीज़ किया जाता है व्यक्ति कल्याण के लिए, जन कल्याणकारी के लिए, वो सारी चीज़ें किस में आती है? राजनीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आती है। एक चीज़ महत्वपूर्ण चीज़ ये बताना चाहूँगा कि मूल अधिकार का हनन होता है तो आप न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन राजनीति निर्देशक तत्व का यदि कहीं दिक्कत आती है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं, क्योंकि न्यायालय इसको लागू नहीं करता है। इससे संबंधित जो भी नियम कानून बनाता है राज्य बनाता है, राज्य सरकार बनाएगी, केंद्र सरकार बनाएगी। फिलहाल मतलब इसका न्यायालय से कोई संबंध नहीं होता है। ठीक, आगे आते हैं, इसमें जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद मैं उनको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक, कहना चाहूँगा कि बारिश की बूंदें हल्की ही क्यों नहीं, बारिश की बूंदें हल्की ही क्यों नहीं, इनका निरंतर बरसना नदियों का धार बन जाता है, इनका निरंतर बरसना नदियों का धार बन जाता है। ठीक उसी तरह बारिश के बूंदों के समान आप भी लगे रहिए। और पहला अनुच्छेद जो आ रहा है अनुच्छेद 37 है, जिसमें यह कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित या इसमें कोई भी हस्तक्षेप न्यायालय के द्वारा नहीं किया जाएगा। यानी ये नीति निर्देशक तत्व के संबंधित कोई भी नियम न्यायालय लागू नहीं करता है, यानी सीधा क्वेश्चन बनता है कि किस अनुच्छेद के तहत यह कहा गया कि राजनीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत नियम लागू नहीं करने का अधिकार किसको दिया गया है? तो न्यायालय, यानी न्यायालय इससे संबंधित कोई भी नियम नहीं बनाएगा। तो कौन बनाएगा? तो राज्य बनाएगा। ठीक, यानी अनुच्छेद 37 से कहता है। जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद होगा मैं उसको बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि तमाम अनुच्छेद है परीक्षाएं में जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, इससे पहले जो पूछे गए हैं मैं वही बताने का प्रयास करूँगा। ठीक, आगे आपका अनुच्छेद जो है वो 39 है। अनुच्छेद 39 जो बेहद परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। ठीक, अनुच्छेद 39 क्या है? तो आर्थिक न्याय संबंधी। ठीक, यानी कहने का अनुच्छेद क्या कहता है? 39 अनुच्छेद 39 ये कहता है कि राज्य सरकार के द्वारा जन कल्याण के लिए या व्यक्ति के लिए ऐसे योजना लॉन्च किया जाएगा जिससे आर्थिक न्याय हो या आर्थिक से संबंधित हो, आर्थिक व्यवस्था से संबंधित हो। ठीक, जिसमें मान लीजिए अनुच्छेद 39 में पहला अनुच्छेद जो आता है वो आता है आपका अनुच्छेद 39 का। ठीक, बेहद इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, इसमें यह कहा गया है कि राज्य मतलब कोई भी राज्य, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, कोई भी राज्य हो, ठीक, तो राज्य क्या करेगा?
तो राज्य स्त्री व पुरुष, स्त्री व पुरुष के लिए, राज्य स्त्री और पुरुष के लिए जीविका के साधन उपलब्ध करेगा। ठीक, यानी अनुच्छेद 39 क में एक आ गया कि राज्य क्या करेगा, तो स्त्री और पुरुष को समान रूप से, यानी समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराएगा। यानी जीविका के साधन में आपका रोजगार भी आ जाता है, या मान लीजिए कुछ कंपनियां भी स्थापित की जाती है राज्य सरकार के द्वारा, ठीक, या किसी कंपनी को बुलाया जाता है, रोजगार दिया जाता है, तमाम चीज़ें इसमें आती है। ठीक, उसके बाद 39 ख क्या कहता है, देखिए हमारा यदि पढ़ाया हुआ चीज़ अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि आपका जितना ही अधिक सहयोग रहेगा उतना ही अच्छा हम आपको मैटर देने का प्रयास करेंगे। अनुच्छेद 39 ख क्या कहता है कि राज्य जो भी भौतिक साधन है, ठीक, यानी राज्य के जो भी भौतिक साधन है उसमें ऐसा किया जाएगा कि सार्वजनिक हित हो, यानी सार्वजनिक समाज के, यानी कोई भी भौतिक साधन का निर्माण किया जा रहा है या कार्य किया जा रहा है तो उसमें क्या हो, सार्वजनिक हित, यानी भौतिक साधन के द्वारा सार्वजनिक हित हो। ठीक, यानी सार्वजनिक हित हो, कोई भी भौतिक साधन हो तो उसके द्वारा क्या होना चाहिए, तो सार्वजनिक हित होना चाहिए। ठीक, यानी सार्वजनिक हित का मतलब सभी लोगों का हित हो, कहीं अहित न हो। ठीक, इसका उल्टा यानी इसका विरोधा अगर कहा जाए, विरोधाभास, तो 39 ग ये कहता है कि मतलब किसी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए। कोई भी भौतिक साधन है, कोई भी मान लीजिए कल कारखाने बैठाए जा रहे हैं तो उसमें सार्वजनिक हानि नहीं होनी चाहिए। ठीक, 39 ग कहता है। परीक्षा के दृष्टिकोण से सारे अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग बेहतर अंत तक बने रहिएगा। ठीक, अब 39 घ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसमें ये कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, मतलब कहने का मतलब यह है कि स्त्री हो या पुरुष, स्त्री या पुरुष कोई भी हो उसके लिए क्या होगा, तो समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक, यानी क्वेश्चन बनता है किस अनुच्छेद में कहा गया कि समान कार्य के लिए समान वेतन, तो अनुच्छेद 39 घ ये सबसे अधिक पूछा जाता है, पिछले परीक्षा में पूछा है, आगे भी पूछेगा। ठीक, यानी 39 घ में क्या है कि समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक, आगे आते हैं, अगला जो अनुच्छेद होगा अनुच्छेद 40 होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, अनुच्छेद 40। ठीक, देखिए अनुच्छेद 40 क्या है, तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन, यानी ग्राम पंचायत के गठन के बारे में बताया गया और कहा गया कि यह एक स्वतंत्र इकाई होगी। कैसी इकाई होगी, तो स्वतंत्र इकाई होगी, यानी कहने का मतलब इससे संबंधित नियम कानून कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बनाएगा, इसके जो अंग होंगे वही बनाएंगे। जैसे मान लीजिए ग्राम पंचायत में आपके प्रधान होते हैं, ठीक, तो इनके द्वारा ग्राम सभा में कुछ भी नियम कानून बनाना होगा तो इन्हीं के द्वारा बनाया जाता है। ठीक, यानी यह एक स्वतंत्र इकाई होगी। क्वेश्चन यही बनता है कि ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद कितना है, तो 40। ठीक, आगे अगला जो होगा अनुच्छेद 42, जो भी अनुच्छेद बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अनुच्छेद 42 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 42 ये कहता है कि स्त्री हो या पुरुष को अनुकूल दशा में ही, स्त्री या पुरुष को अनुकूल दशा में ही कार्य करने दिया जाएगा। ठीक, यानी कहने का मतलब ये कि यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो सरकारी जॉब कर रहे हैं, ठीक, अब उनका तबीयत खराब हो जा रहा है, तो अब ये नहीं कि उनका तबीयत खराब हो गया तो डेली कंटिन्यूटी वो ड्यूटी जाएंगे, ऐसा नहीं, वो मेडिकल ले सकते हैं। ठीक, अपने इलाज के लिए, ठीक, कुछ आराम कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 42 के तहत कहा गया। तो अनुच्छेद आपका 42 स्त्री या पुरुष को अनुकूल दशा में ही कार्य करने दिया जाएगा। ठीक,
उसके बाद इसी में प्रसूति सहायता आता है, जो मान लीजिए आपका आंगनबाड़ी के द्वारा पोषाहार वितरित किया जाता है। तो पोषाहार जो वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो पशु आहार हो गया, क्योंकि उसका यूज अधिकतर लोग जो आपके मतलब पशु है उनको खिलाने में किया जा रहा है, तो उसको लोग आजकल पशु आहार भी बोल रहे हैं। ठीक, तो यानी क्वेश्चन जो बनता है, मेन क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि प्रसूति सहायता किस अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद 42। ठीक, आगे आते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट, बिल्कुल अंत तक बने रहिए, कहीं मत जाइए। ठीक, आगे आपका जो अनुच्छेद 45 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने भी मैं अनुच्छेद बताने की कोशिश कर रहा हूँ परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। ठीक, अनुच्छेद 45 क्या कहता है? अनुच्छेद 45 में कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, यहाँ लिख लेंगे राज्य, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को राज्य निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। यानी राज्य का एक कर्तव्य बनता है कि जिस बच्चे की उम्र 6 वर्ष और 14 वर्ष के बीच में, उसको कैसा शिक्षा देंगे, तो निःशुल्क देंगे और अनिवार्य। यानी कहने का मतलब यह है कि उनको न तो फीस लगती है, न मान लीजिए आपका इस समय मिड डे मील जो योजना है जिसका शुरुआत 1995 में किया गया था। ठीक, तो वो भी उसी के अंतर्गत आता है। ठीक, और मान लीजिए आजकल जो ड्रेस भी मिल रहा है, जूता भी मिल रहा है, तो सब ये आपका अनुच्छेद 45 के तहत मिलता है। इसमें क्या कंडीशन है कि तो उस बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 14 वर्ष से कम और 6 वर्ष से अधिक। ठीक, इसका देखिए ये अनुच्छेद कब आया, तो 86वां संविधान संशोधन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले वीडियो में हमने बताया है जो संविधान संशोधन कुछ इंपॉर्टेंट उसको बताते गए, एक बार एकत्र कर भी बताया गया, लेकिन फिलहाल आप पीछे के जो भी वीडियो हैं उसको देखा कीजिए। ठीक, तो 86वां संविधान संशोधन क्या कहता है कि मतलब 86वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 45 को जोड़ा गया। ठीक, इसके तहत मान लीजिए अनुच्छेद 21 का भी आया, ये भी आया। ठीक, तो ये सब चीज़ें होती है। उसके बाद आगे मूल कर्तव्य भी, इसी के 11वां जो मूल कर्तव्य बनता है, 11वां जो मूल कर्तव्य है यह आपका 86वें संविधान संशोधन द्वारा ही 2002 में जोड़ा गया। तो ये 86वां संविधान संशोधन कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो यानी अनुच्छेद 45 क्या कहता है, तो 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। तो कौन करेगा, तो राज्य करेगा। ठीक, अब इसमें क्या होता है, तो भाई जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको फीस नहीं लगती है, ड्रेस मिलती है, मिड डे मील योजना मिलती है, तो ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक, आगे आते हैं, बहुत ही जो इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद उनको बताने की मैं प्रयास कर रहा हूँ। ठीक, अनुच्छेद आपका 48। ठीक, तो अनुच्छेद 48 क्या है, तो अनुच्छेद 48 का संबंध पर्यावरण से है। पर्यावरण यानी ठीक, यानी कहने का मतलब यह है कि राज्य सरकार के द्वारा पर्यावरण को बचाने के लिए जो कार्य किया जाएगा, यानी पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए राज्य सरकार के द्वारा कार्य किया जाएगा, 21 अनुच्छेद के तहत है, तो 48। ठीक, इसके बाद जो अनुच्छेद आता है वो है आपका 49, अनुच्छेद 49। ठीक, तो इसमें क्या कहा गया, तो इसमें कहा गया कि मान लीजिए किसी राज्य के ऐतिहासिक कलात्मक इमारतें जो हैं, ऐतिहासिक कलात्मक जो इमारतें हैं, अगर उनको ऐतिहासिक कलात्मक इमारतें जिनको संसद राष्ट्रीय महत्व घोषित कर दिया है। यानी कहने का मतलब है कि राज्य की जो भी ऐतिहासिक कलात्मक इमारतें हैं जिनको संसद के द्वारा राष्ट्रीय महत्व घोषित कर दिया गया है, तो राज्य उसकी क्या करेगा, तो रक्षा करेगा। क्या करेगा, तो रक्षा करेगा। यानी किस अनुच्छेद के तहत, यानी अगर मान लीजिए आपका ताजमहल है, तो ताजमहल पर जो भी सुरक्षा प्रदान किया जाता है, जो भी फोर्स लगाए जाते हैं, जो भी टेक्निकल चीज़ें लगाई जाती हैं, तो सब किस अनुच्छेद के तहत, 49 के तहत। ठीक, ये 49 में कहा गया। ठीक, आगे आते हैं, धीरे धीरे हम अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक, अब इसके बाद जो हमारा संविधान से ही टॉपिक होगा, जो होगा मूल कर्तव्य। ठीक, उसको अगले वीडियो में लेंगे। ठीक, तो अगला जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 50 है, अनुच्छेद 50। ठीक, बेहद जो इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद। ठीक, अनुच्छेद 50 क्या कहता है कि राज्य में
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाया जाएगा। यानी मान लीजिए शांति बनाया जाएगा, यानी कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई ऐसा मुद्दा उठ जाता है जिसका संबंध अंतर्राष्ट्रीय से है, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, तो उससे संबंधित क्या बनाया जाएगा, शांति बनाया जाएगा। ठीक, अब इस पार्ट का अंतिम जो अनुच्छेद है 51, अनुच्छेद 51, देखिए इसमें क्या कहा गया, अनुच्छेद 51 में यह कहा गया कि राज्य लोक सेवा आयोग, यानी राज्य लोक सेवा आयोग क्या करेगा, तो कार्यपालिका व न्यायपालिका को पृथक करेगा, कार्यपालिका व न्यायपालिका को पृथक करेगा। यानी अनुच्छेद 51 में क्या कहा गया कि जो राज्य लोक सेवा आयोग, यानी राज्य लोक सेवा आयोग यानी पीसीएस के थ्रू जो भी परीक्षाएं होती है उसके जो कर्मचारी होते हैं उनके द्वारा क्या किया जाएगा, तो जो कार्यपालिका है और न्यायपालिका उनके बीच एक कड़ी होती है। ठीक, तो यानी राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा क्या किया जाएगा, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग किया जाता है। ठीक, तो ये अनुच्छेद 51 के तहत है। ठीक, इसके बाद जो आज अगला जो वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो मूल कर्तव्य से होगा, जिसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक, तो बस यहाँ तक आज का रहा। ठीक, इसके आगे भी वीडियो जारी रहेगा, आप लोग बने रहिए, अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि हम लोग आपको लॉकडाउन के दौरान बिल्कुल निःशुल्क, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से आप सबको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसका कुछ बनता है लाइक शेयर और सब्सक्राइब बनता है। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।